नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक ना। तो आज बातें होगी मौर्योत्तर काल के विषय में। लगभग मौर्योत्तर काल यानी 184 BC से लेकर हम लोग जो हैं वह 300 AD तक के काल को मौर्योत्तर युग के नाम से जानते हैं। तो ये बीच का जितना समय है इसे हम मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। और मौर्योत्तर काल को दो भागों में इतिहासविदों ने बांटा। आइए देखते हैं, हम सब भी आगे चलते हैं कि किस तरह से मौर्योत्तर काल को बांटा गया है। मौर्योत्तर काल, ठीक। अब देखिए, मौर्योत्तर काल को जो है इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा। एक आपको जो बांटा वह देशी राजवंश और दूसरा जो बांटा वह आपको विदेशी राजवंश। ठीक ना। चूंकि मौर्यों के भस्मावशेष के पर 3 प्रकार के देशी राज्यों का उदय हुआ। ये 3 देशी राज्य थे कौन कौन? तो ये 3 देशी राज्य भाई आपको पहला जो था शुंग वंश, और दूसरा जो था यह कण्व वंश, और तीसरा जो था यह आपको कौन सा वंश था? तो यह आपको जो था वह आपको सातवाहन वंश। यही 3 राजवंश जो थे ये मुख्य रूप से आपको माने जाते हैं। 3 राजवंश जो हैं वह आपको स्थापित होते हैं। मौर्यों के भस्मावशेष पर 3 राजवंश जो हैं ये स्थापित होते हैं देशी। अब विदेशी राजवंशों में भी 4 विदेशी राजवंश स्थापित होते हैं। ये 4 विदेशी राजवंश हैं कौन कौन से? तो इसके अंतर्गत हम इंडो ग्रीक यानी आपको जो है हिंद यूनानी, एक शब्द है हिंद यूनानी राजवंश। ठीक ना। दूसरा जो हम देखते हैं ये आपको शक को कहते हैं। तीसरा पहलव शक राजवंश, और तीसरे जो हैं चौथे कुषाण वंश। ये आपको कुल मिलाकर मौर्योत्तर काल में हम लोग जो हैं वह आपको कितने राजवंशों के विषय में पढ़ते हैं? तो 7 राजवंशों के विषय में हम सब अध्ययन करेंगे और बड़े ही शालीनता के साथ उन्हीं चीज़ों को हमको पढ़ना है जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। बहुत ढेर सारा पढ़ लीजिए और आए ही ना तो भी कोई मतलब नहीं। तो आइए हम मौर्योत्तर काल को इतने भागों में विभाजित करके अब यहीं से हम लोग अगले टॉपिक पर जो पढ़ेंगे इसमें प्रत्येक राजवंश के विषय में थोड़ी थोड़ी बातें हम सब पढ़ते हैं। अब पहला जो पढ़ेंगे शुंग वंश। ठीक ना। शुंग वंश के विषय में अब इस राजवंश के आपको जो है जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो हम लोग जानकारी के स्रोत भेद थोड़े बहुत देखते चलेंगे सभी के।
तो इसके स्रोत को हम सब जो हैं दो भागों में विभाजित आइए कर लेते हैं। एक आपको पहला चीज साहित्यिक स्रोत के विषय में और दूसरा चीज आपको अभिलेखीय स्रोत के विषय में। अभिलेखीय और साहित्यिक स्रोत, इन्हें दोनों स्रोतों के विषय में हम सब बातें करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे साहित्यिक ग्रंथ हैं जो आपको इनके विषय में जानकारी देते हैं। तो इनके विषय में कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम जो है ये आपको जानकारी देता है। फिर आपको और कौन सा, तो वाणभट्ट का हर्षचरितम, भट्ट का हर्षचरितम, इससे भी जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य वंशीय शासक बृहद्रथ के हत्या करके एक नए राजवंश शुंग वंश की नींव रखी। फिर आपको और क्या मिलता है, तो पतंजलि का महाभाष्य, ये भी आपको जानकारी देता है। और कौन से ग्रंथ देते हैं, तो गार्गी संहिता जो है ये भी इस राजवंश के विषय में जानकारी उपलब्ध कराता है। और कौन सी किताब है, तो नेपाली साहित्य दिव्यावदान, ये आपको दिव्यावदान बौद्ध साहित्य है जो नेपाली भाषा में लिखा गया है। तो ये सारे जो हैं ये आपको जानकारी देते हैं। अब अभिलेखीय जानकारी क्या देते हैं, तो धनदेव की अयोध्या अभिलेख, ठीक ना, ये देता है। फिर आपको भरहुत का स्तूप, ये भी जानकारी देता है, या भरहुत का अभिलेख। आपको जो और अभिलेखों में जानकारी देता है वह आपको हेलियोडोरस का विदिशा अभिलेख, ये सबके सब आपको जो हैं ये जानकारी प्रदान करते हैं शुंग वंश के विषय में। अब कालिदास के मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र के जानकारी जो कि शुंग वंश का दूसरा शासक है। बाणभट्ट के हर्षचरितम में पुष्यमित्र शुंग के स्वयं जानकारी मिलती है कि इसने अंतिम मौर्य वंशीय राजा बृहद्रथ की हत्या करके गद्दी पर बैठा। पतंजलि के महाभाष्य से यह बात की जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, साथ साथ यवनों के आक्रमण की भी जानकारी प्राप्त होती है। वहीं गार्गी संहिता से भी यवनों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। धनदेव चूंकि यह पुष्यमित्र शुंग का सेनापति था और इसके अयोध्या अभिलेख से भी पुष्यमित्र शुंग के पुष्टि होती है। भरहुत स्तूप या भरहुत अभिलेख जो है, इस अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि इसके विषय में जो यह भ्रामक चीजें फैलाई गई कि इसने सभी 84,000 बौद्ध स्तूपों को तुड़वा दिया, ऐसी बातें नहीं थी। चूंकि भरहुत बौद्ध स्तूप पर इसके नाम उत्कीर्ण मिलते हैं। साथ ही साथ हेलियोडोरस जो है यह शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में आया था, तो इसलिए भागभद्र के विषय में जानकारी मिलती है।
इसके साथ साथ यह भी जानकारी मिलती है कि कहीं न कहीं शुंग वंशीय शासक जो थे ये आपको किस प्रकार के थे, तो भागवत धर्म को मानने वाले थे। ये बात आपको जो है इससे जानकारी प्राप्त होते हैं। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पेज पर शुंग वंश। शुंग वंश देख भाई, एकदम आसानी से जो परीक्षाओं में, अब इसका संस्थापक कौन था, तो संस्थापक आपको पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग किसकी हत्या करके किया था, तो इसने आपको जो है बृहद्रथ के हत्या कर स्थापित किया था। फिर इसने कौन से उपाधि धारण की, तो इसने जीवन पर्यंत कभी कोई उपाधि नहीं धारण की। इसने जो उपाधि धारण की वह सेनानी की उपाधि धारण की। किसके? सेनानी के उपाधि धारण की। इसने शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र को न बनाकर राजधानी किसे बनाई, तो राजधानी इसने विदिशा को बनाई, विदिशा को बनाई। ठीक ना। इसने, इसके गुरु या पुरोहित कौन थे, पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि जो थे, पतंजलि इसके पुरोहित हुआ करते थे। यह किस धर्म का अनुयायी था, धर्म का अनुयायी, तो यह किस धर्म का अनुयायी था, तो ब्राह्मण धर्म। और ब्राह्मण धर्म में भी यह जो था ब्राह्मण धर्म या भागवत धर्म का अनुयायी था। भागवत धर्म का अनुयायी इसे माना जाता है। और इसके विषय में आपको जो है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसने अपने जीवन में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसने अपने जीवन में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ये बात के जानकारी प्राप्त होते हैं। शुंग वंश एक ऐसा वंश है जिसके ये लास्ट में आप सबको मैं बताऊंगा। इसके समय में आपको जो है विदेशी आक्रांताओं के जानकारी भी प्राप्त होते हैं। इसके समय में आपको विदेशी आक्रांताओं में कौन से आक्रमण हुए थे, तो इसके समय में आपको जो है शकों के आक्रमण, इसके समय में यवनों के आक्रमण, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तब ज्यादा अच्छा है। यवनों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। यवनों के आक्रमण की जानकारी कहां से मिलती है, तो 2 ग्रंथों से मिलती है। एक आपको गार्गी संहिता से, किससे? गार्गी संहिता से। और दूसरा आपको जो है यह पतंजलि के महाभाष्य से। महाभाष्य किसके? तो पतंजलि के महाभाष्य से ये जानकारी प्राप्त होते हैं। ये यवनों के आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है। और कनिंघम महोदय ने यह बताया कि जो है कि भरहुत स्तूप का निर्माण आपको जो है इसी के द्वारा किया गया है। कनिंघम ने बताया कि भरहुत स्तूप
के तोरण द्वार पर इसका नाम उत्कीर्ण मिलता है। उत्कीर्ण मिलता है। ये आपको जो है ये प्रमुख बातें आपको हुई। अब इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र जो है, अग्निमित्र गद्दी पर बैठा। अग्निमित्र इसका पुत्र था, ठीक ना। और यह अग्निमित्र जो है इसके मृत्यु के उपरांत अग्निमित्र ही आपको जो है कि गद्दी पर बैठता है। अग्निमित्र के सिक्के किसी तरह के कोई सिक्कों के साक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हुए हैं। मालविका अग्निमित्रम से यह बात की जानकारी मिलती है कि अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी पर यवनों को पराजित किया था। कहां से? अग्निमित्र का पुत्र, मैं बता दे रहा हूं, अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र ने यवनों को सिंधु नदी के तट पर पराजित किया था। ये बात आपको कहां से मिलती है? तो मालविका अग्निमित्रम से। मालविका अग्निमित्रम से इस बात के जानकारी प्राप्त होते हैं। इसके बाद इस वंश के नौवें शासक कुल इस राजवंश में कुल 10 शासक हुए। कितने? 10 शासक हुए, ठीक ना। अब 10 शासकों में से आपको जो है नौवें शासक भागभद्र के दरबार में, भागभद्र के दरबार में यूनानी शासक, यूनानी नहीं, इंडो ग्रीक शासक, ऐसे कर दो, इंडो ग्रीक शासक एंटियालकिट्स का राजदूत हेलियोडोरस आया था तथा इसने विदिशा अभिलेख या हेलियोडोरस अभिलेख उसे ही बोलते हैं, विदिशा अभिलेख को लिखा। विदिशा अभिलेख जो है यह संस्कृत भाषा में आपको भागवत धर्म के जानकारी देने वाला प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और इसी विदिशा अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि हेलियोडोरस प्रथम विदेशी था जिसने आपको भागवत धर्म को स्वीकार किया। यानी प्रथम विदेशी जिसने भागवत धर्म को स्वीकार किया, जिसने भागवत धर्म स्वीकार किया, ये बात आपको
बिल्कुल सही है, ये प्रथम विदेशी है। इस वंश के 10वें शासक या अंतिम शासक जो था, जिसका नाम आपको जो है कि देवभूति था। इस वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वसुदेव कणव ने नए राजवंश के नींव रखे। ये बातें आप सबको देखने को मिलता है। और इतिहास के पन्नों में यह कहा जाता है कि यह प्रथम राजवंश था जिसने आपको जो है कि जिसके आपको राजा की हत्या भी देखकर हुई थी। और मतलब कि राजवंश, राजा की हत्या करके यह राजवंश स्थापित हुआ था और इस राजवंश का अंत भी राजा की हत्या के साथ ही हुआ, ऐसी जानकारी प्राप्त होते हैं। अब हम लोग आते हैं कणव वंश के ओर। कणव वंश, ठीक ना। कणव वंश में हम लोग जो पढ़ेंगे, इसमें आपको जो है कि कणव वंश के संदर्भ में दो बातें देखने को मिलती है। एक आपको जो है कि कणव वंश में आपको पहली बात ये मिलती है कि इस राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो वसुदेव कणव। स्थापना स्थापना वसुदेव कणव, ठीक ना। इसमें कुल 4 शासक हुए। 4 शासक जो थे वसुदेव कणव के अलावा भूमिपुत्र आपको जो था नारायण तथा सुशर्मा था। और इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सुशर्मा के हत्या कर आपको जो है सिंधुक या सिमुक ने सातवाहन वंश के नींव रखी। ये आपको जो है ये बातें हुई। इस तरह हम सबने देखा कि ये प्रमुख रूप से जो बातें हमें आपको देखने को मिलता है कि वसुदेव के द्वारा इस तरह की बातें होती हैं। और नोट में कर सकते हैं कि ये तीनों ब्राह्मण वंश हैं। क्या है? ये तीनों ब्राह्मण वंश कहे जाते हैं और तीनों वंश जो हैं ये भागवत धर्म के मता अनुयायी हैं। इसके बाद आपको एक नोट में और आप डाल सकते हैं, नोट नंबर 2 में इस बात को डाल सकते हैं कि देखिए शुंग वंश तथा कणव वंश दोनों के राज्य की स्थापना
स्थापना राजा के हत्या करके की। राजा के हत्या करके की और समाप्त भी उसी तरह हुआ। ठीक ना। ये आपको जो है ये प्रश्न आपको कई बार परीक्षाओं में पूछा कि कौन सा ऐसा वंश है जिसकी स्थापना राजा की हत्या द्वारा किया गया और इस वंश का अंत भी राजा की हत्या के साथ ही हुआ। तो वह शुंग तथा कणव, ये दोनों राजवंश जो हैं ये आपको इसी तरह के राजवंश माने जाते हैं। इन दोनों राजवंशों का राजा के स्थापना के साथ ही आपको शुरू हुआ था और राजा के स्थापना के साथ ही ये दोनों राजवंश का अंत भी आपको हुआ। ये यहाँ पर हम सब देखते हैं। ये बातें मुख्य रूप से हम सब देखेंगे। अब देखिए, अब चूंकि मैंने बताया कि सिंधुक या सिमुक ने एक नए राजवंश सातवाहन वंश की स्थापना की। तो आइए हम सब सातवाहन वंश के विषय में देखते हैं। नेक्स्ट, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, ठीक ना। ये सातवाहन वंश। अब इस वंश का जो शासन काल इतिहास में माना जाता है वह आपको 30 BC से लेकर आपको जो है 150 क्या आपको 250 BC, कहीं कहीं 300 BC तक इसका माना जाता है। हम 280 AD 280 AD तक इस राजवंश का लगभग 300 वर्षों तक इस राजवंश ने आपको जो है शासन किया। यह दक्षिण भारत का प्रथम राजवंश था जिसने उत्तर भारत पर अधिकार स्थापित किया और इसके द्वारा शासन भी उत्तर भारत पर किया गया। ये बातें हम सब देखते हैं, जानते हैं। अब देखिए इस राजवंश का संस्थापक कौन था। तो इस राजवंश का संस्थापक जो था वह आपको शिमुक या सिंधुक था, या सिंधुक के द्वारा इस राजवंश की स्थापना की गई थी। ठीक ना। इस राजवंश के आपको जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इस राजवंश के जानने के स्रोत हम लोग आते हैं। जानने के स्रोत में इसमें भी दो तरह के स्रोतों का हम इस्तेमाल करते हैं। एक आपको साहित्यिक स्रोत, क्या चीज, तो एक साहित्यिक स्रोत को देखते हैं और दूसरा देखते हैं हम सब जो है कि आपको कौन सा, तो एक साहित्यिक और दूसरा देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। इन्हीं दो स्रोतों को हम सब देखते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में आपको जो है सबसे महत्वपूर्ण वायु पुराण में इस राजवंश के राजाओं के वंशावली आपको ज्ञात होते हैं और इसमें कुल 30 राजाओं के जानकारी प्राप्त होते हैं। वायु पुराण में ही इन्हें आपको क्या कहा गया है, आंध्रवित्तीय शब्द कहकर संबोधित किया गया है, या आंध्र
जातीय इन्हें कहकर संबोधित किया गया है। नेक्स्ट जो है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में भी इनके जानकारी मिलते हैं। और आपको जो है गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती नामक जो है पुस्तक में भी इस बात के जानकारी प्राप्त होते हैं। और भी कई ग्रंथ इनके विषय में आपको जानकारी देते हैं। जैसे आपको जो है गुणाढ्य का तंत्र, गुणाढ्य का तंत्र, ये जो है ये इसके विषय में जानकारी हमको उपलब्ध कराते हैं। अब आगे और कौन सा है, तो अभिलेख में रानी नागनिका का नासिक अभिलेख, रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, ठीक ना। फिर आपको जो है नासिक गुहालेख, नासिक गुहालेख आपको जो है, इसके बाद आपको जो है यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख, ये सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी गौतमी लिख दिया हूं। फिर आपको जो है यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख, गुहालेख आपको और कौन सी बातें हैं, तो आपको जो है कार्ले की गुफाएं, ये सारी चीजें जो है ये इनके पुरातात्विक स्रोत जानने के पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। तो ये यहाँ तक प्रमुख बातें हुई, ठीक ना। ये हम सब इनके विषय में, पुलुमावी का नासिक गुहालेख है, एक और है पुलुमावी का नासिक गुहालेख। और आपको जूनागढ़ अभिलेख भी है। जूना रुद्रदामन ने यहाँ के शासक जो है आपको इसको यज्ञश्री सातकर्णी को 2 बार पराजित किया था, लेकिन दामाद होने के नाते यज्ञश्री सातकर्णी को छोड़ दिया था, ठीक ना। तो ये सारी चीजें आपको जो है इसके विषय में जानकारी देते हैं। अब हम सब अगले इसमें चलते हैं और आइए देखते हैं आगे की ओर। देखिए 2 बातें हुई। एक साहित्यिक स्रोत में इन्हें आंध्र जातीय कहा गया, आंध्र जातीय कहा गया, ठीक ना। वहीं अभिलेखों में इन्हें क्या कहा गया, तो अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया। तो इतिहासकारों ने दोनों को मिलाकर
दोनों को मिलाकर क्या कहा? आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन इन्हें कहा। और यहीं से स्टार्ट होता है आंध्र सातवाहनों का इतिहास। ये इतिहासकारों के अनुसार, इतिहासकारों ने दोनों को मिलाकर आपको क्या कहा? तो आंध्र सातवाहन कहा। यह राजवंश लगभग आपको 300 वर्षों तक, 280 से 300 वर्षों तक शासन किया। यानी 280 से नहीं, 200 से 300, 200 से ऐसे स्लैश मार दो, 200 से 300 वर्षों तक, 280 से 300 वर्षों तक शासन किया। इसमें कुल 30 राजाओं ने बारी बारी से आपको शासन किया। और इस वंश का प्रथम शासक, प्रथम या संस्थापक, मैंने पीछे लिखा है, संस्थापक जो था वह आपको कौन था? तो संस्थापक भैया इसका सिमुक या सिंधुक था। सिमुक या सिंधुक, आपको सिंधुक था, ठीक ना। और इस वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो आपको जो है प्रथम सार्वभौमिक या ऐतिहासिक शासक, सार्वभौमिक शब्द कर देते हैं। प्रथम सार्वभौमिक शासक कौन हुआ? तो आपको सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम जो था यह आपको प्रथम सार्वभौमिक शासक माना जाता है। इसे दक्षिणाधिपति एवं अप्रतिहन चक्र के उपाधि धारण की थी। यानी दक्षिणाधिपति और एक कौन से? एवं आपको अप्रतिहन चक्र, अप्रतिहन चक्र की उपाधि इसके द्वारा धारण की गई थी। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से जानकारी मिलती है। जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी पत्नी थी रानी नागनिका। नागनिका ऐसे नहीं, रानी नागनिका लिख दे। रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से, के नाना घाट अभिलेख में इसे दक्षिणापथ का स्वामी क्या कहा गया है? तो दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया है। इसे दक्षिणापथ का स्वामी आपको जो है ये कहा गया है। ये बात आपको यहां पर मिलते हैं। सातकर्णी प्रथम का सांची के तोरण द्वार पर भी इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, इसका उल्लेख सांची के तोरण द्वार पर भी मिलता है, ठीक ना। यह युद्ध करने में सर्वश्रेष्ठ था, ऐसा कहा जा सकता है। नाना घाट अभिलेख में इसके दो पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री का उल्लेख मिलता है। नाना घाट अभिलेख में इसके दो पुत्र कौन कौन से? तो वेदश्री एवं शक्तिश्री का उल्लेख मिलता, शक्तिश्री
का उल्लेख आपको मिलता है। ठीक ना, ये बातें आपको सुनने को देखने को मिलता है। फिर हम आते हैं हाल पर। यह आपको कह सकते हैं कि जहां युद्ध के मामले में सातकर्णी प्रथम था, वहीं शांति प्रियता के मामले में हाल सर्वश्रेष्ठ था। क्या कह सकते हैं? जहां युद्ध के मामले में सातकर्णी प्रथम था, वहीं पे आपको जो है कि शांति प्रियता के मामले में हाल सर्वश्रेष्ठ था। हाल के विषय में सबसे ज्यादा पूछता है कि हाल ने, इसने प्राकृत भाषा में, किसमें? प्राकृत भाषा में प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ के रचना की, ग्रंथ के रचना के, जिसमें इसके प्रेम प्रसंग का वर्णन है, प्रेम प्रसंग का वर्णन है, ये बातें। नेक्स्ट जो है, इसके दरबार में आपको जो था बृहद कथा कोश के रचयिता गुणाढ्य निवास करते थे। वहां पे शायद मेरे द्वारा गड़बड़ हो गया है। इसके दरबार में गुणाढ्य निवास करते थे, जिन्होंने आपको क्या किया था? तो बृहद कथा कोश की रचना की थी, कोश की रचना की थी। इसके साथ साथ ही इनके दरबार में एक और विद्वान निवास करते थे। इसके दरबार में सर्ववर्मन निवास करते थे, जिन्होंने कौन से ग्रंथ? तो कातंत्र ये व्याकरण ग्रंथ है, दक्षिण भारत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। ठीक ना, व्याकरण ग्रंथ के, कातंत्र ग्रंथ के रचना की थी। यहीं पे आइए, हम सब थोड़ा कहीं मिस्टेक किए हैं। शायद पहले पेज पर मैंने आपको गुणाढ्य का नहीं, कातंत्र किसकी रचना है? तो सर्ववर्मन का, कातंत्र सर्ववर्मन की रचना आपको जो है यह मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट हम सब आइए आगे की ओर चलते हैं। ठीक, ये हम सब देखते हैं। नेक्स्ट अगले पेज पर आइए। अब हम लोग पढ़ेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था, इस वंश का महान शासक माना जाता है और कह सकते हैं कि यह जो था, यह सर्वश्रेष्ठ, इस राजवंश का यह सर्वश्रेष्ठ शासक था। ठीक ना, इस राजवंश का
का यह सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसके यानी पिता कौन थे? तो पिता का नाम जो था शिव स्वाति था, शिव स्वाति। और माता कौन थे? तो माता इसके जो थे गौतमी, आपको जो थे यह गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री, बलश्री ये इसके माता थे। और इसके नाम जो हैं इसी के नाम पर बलश्री के नासिक प्रशस्ति अभिलेख में इसके सैनिक विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। सैनिक विजयों के जानकारी, विजयों के जानकारी कहाँ पे मिलती है? तो बलश्री के नासिक अभिलेख में, नासिक अभिलेख में इसके विजयों के जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि इसके घोड़े 3 समुद्र के पानी पिया करते थे। इसके घोड़े 3 समुद्र के पानी पिया करते थे, कि पानी पिया करते थे। ये बातें कही गई हैं, ऐसी जानकारी उपलब्ध मिलते हैं। ऐसी जानकारी ये भी मिलती है कि इसने वेणुकंटक नामक नगर को बसाया और वेणुकंटक की उपाधि भी धारण की। इसने वेणुकंटक नामक नगर बसाया और वेणुकंटक के उपाधि धारण की। ये आपको ऐसी जानकारी प्राप्त होते हैं। इसके नासिक प्रशस्ति अभिलेख में इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। नासिक अभिलेख में इसे अद्वितीय ब्राह्मण या एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। ऐसी जानकारी आप सबको हमको प्राप्त होते हैं, ठीक ना। ये बातें आदमी को जानकारी मिलती है। इसने विंध्य पर्वत को भी अभियान करते हुए गंगा नदी तक पहुंचा और विंध्य नरेश की भी उपाधि इसने धारण की। इसने विंध्य नरेश की भी उपाधि धारण की। इसने विंध्य नरेश की उपाधि धारण की। ये आपको जो है इसके द्वारा जानकारी प्राप्त होते हैं। ये प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं कि विंध्य नरेश के उपाधि जो है इसके द्वारा धारण किया जाता है। अब आप सब देखिए तो ये देखेंगे कि आगे चलकर यह पहला ऐसा शासक था जिसके समय में वर्ण व्यवस्था जो थे यह लागू हुई थी। इसके समय में वर्ण व्यवस्था
व्यवस्था लागू हुआ। और क्या हुआ? तो भूमि दान देने की प्रथा इसी के समय आपको जो है प्रारंभ हुई। इसी के समय भूमि दान देने के प्रथा भी प्रारंभ हुई। इसकी जानकारी आपको कार्ले की गुफा भिक्षु संघ से को करजक नामक ग्राम देने के आपको जो है प्रारंभ किया। इसने बौद्ध भिक्षुओं को कार्ले, ये वर्तमान में महाराष्ट्र में है, कार्ले के गुफा का निर्माण करवाया तथा करजक नामक, आज भी बंबई के पास है, करजक नामक ग्राम दान में दिए, दान में दिए। ये बातें इसी के समय के हैं। इसके बाद जो है प्रमुख शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, यह जो है इस राजवंश का अगला महान शासक हुआ। इस राजवंश का अगला महान जो था यह वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी हुआ। आंध्र प्रदेश पर विजय की जानकारी आपको सामान्यतः विजय करने वाला यह प्रथम शासक था। आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने वाला यह प्रथम शासक था, क्योंकि इसने प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। ये पहला शासक था जिसने आंध्र पर विजय प्राप्त किया। इसने दक्षिणापथेश्वर के उपाधि धारण के ये बातें मैं लिख दे रहा हूं कि आप सब भूलिए ना, वरना और भी अच्छे तरीके से इन चीजों को समझाया जा सकता है। ये 45 दिन का आपको जो है कि 45 डेज में हिस्ट्री को किस तरीके से लिखकर भी पढ़ाया जा सकता है, आप भली भांति देख सकते हैं और शानदार तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। पुराणों में इसका नाम पुलोमा मिलता है। क्या मिलता है? तो पुराणों में इसका नाम पुलोमा मिलता है। क्या मिलता है? तो पुलोमा मिलता है। ठीक ना? ये आपको बातें प्रमुख रूप से मिलती हैं। रुद्रदामन के पुत्र से इसका विवाह हुआ था और इसे जो है कि रुद्रदामन ने आपको कई बार इससे पराजित किया था। ठीक ना? नेक्स्ट देखिए, कन्हेरी अभिलेख में इसे रुद्रदामन का, एक मिनट, शक शासक लिख दो, शक शासक रुद्रदामन का दामाद कहा गया है।
दामाद कहा गया है। शक शासक रुद्रदामन ने इसे 2 बार पराजित किया था, ये भी जानकारी प्राप्त होते हैं। रुद्रदामन 2 बार पराजित किया, लेकिन रिश्तेदार होने के कारण इसकी हत्या नहीं की। इसने आपको नवनगर नाम का नगर को भी बसाया था। इसने नवनगर नामक नगर बसाया था। ये बातें हुई। अब हम सब इस राजवंश के अंतिम शासक यज्ञश्रेय सातकर्णी के विषय में बात करेंगे। यज्ञश्रेय सातकर्णी जो था, इस राजवंश का आपको जो है अंतिम महान शासक माना जाता है। अंतिम महान शासक कौन है? तो यज्ञश्रेय सातकर्णी इस राजवंश का अंतिम महान शासक माना जाता है। अंतिम महान शासक, अंतिम महान शासक कौन है? तो यज्ञश्रेय सातकर्णी। ठीक ना। इसने अपने जीते पुराने जो छीन गए थे भाग, उसे पुनः जीतकर अपने अधिकार को स्थापित किया। आपको जो है यज्ञश्रेय के समय में पुराणों का पुनः संपादन हुआ। अंतिम शासक इस वंश का जो था वह आपको जो था वह यही इसके सिक्कों पर आपको जहाज, मछली एवं शंख के चित्र मिलते हैं। इसके सिक्कों पर जहाज, मछली तथा शंख के चित्र अंकित हैं, चित्र मिलते हैं या अंकित हैं। और जहाज का मतलब है कि इस बात का अनुमान लगाया गया कि संभवतः यह नौका विहार का बहुत आनंदित होने वाला व्यक्ति होगा। ठीक ना। इसने आपको आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के खोए हुए क्षेत्र पर अपना जो है कि अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। आइए अब हम जानते हैं आपको प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में। तो आपको सुन लीजिए, सातवाहन वंश प्रथम मातृसत्तात्मक राजवंश था। कैसा था? तो सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक राजवंश था। सातवाहनों के काल में ही दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था लागू हुआ। सातवाहनों के शासनकाल में ये पहले ऐसे राजवंश थे जिन्होंने शीशे के सिक्कों को संचालित किया। इसके बाद यह प्रथम राजवंश था जिसने आपको जो है स्वर्ण एवं महंगी धातुओं के सिक्के जारी नहीं किए। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि शिल्पकारों के बीच बौद्ध धर्म के महायान शाखा का सर्वाधिक प्रचलन था, जबकि राज दरबार में आपको जो था वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का प्रचलन था। यह एक ब्राह्मण राजवंश था और इस तरह आप देखेंगे तो इसके शासनकाल में व्यापारियों को श्रेणी तथा उसके व्यापारी के प्रधान को श्रेष्ठी के नाम से पुकारा जाता था। इस राजवंश के लोग स्वयं को देवताओं की भांति उपाधि धारण किया करते थे, जैसे कृष्ण, बलराम, शंकरषण आदि जो थे इस काल में प्रचलित थे। सातवाहनों के काल में भूमि दान देने की प्रथा
सर्वप्रथम प्रचलित हुई। कार्ले की गुफा और आपको करजक नामक स्थान इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए दान में दिए। साथ ही साथ दक्षिण भारत में कपास की खेती सर्वप्रथम इन्हीं के काल में प्रचलित हुई। तो इस तरह हम सबने आपको सातवाहन वंश को देखा। दक्षिण मौर्यों के भस्मावशेष पर उदित देशी राज्य को हम सबने पढ़ा। नमस्कार, धन्यवाद।